नमस्कार। सक्सेसर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत। शिक्षण विधि के इस अगले वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। रीट 2021 को साथियों, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में ये सैनिक विधि और इससे आगे व्याकरण अनुवाद विधि, द्विभाषी विधि पढ़ ली थी, लेकिन एक टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण जो सैनिक विधि से पूर्व की विधि जो हमने पढ़ी थी वो यहाँ से इस क्लास को शुरू किया था। एक बार के लिए मैं आपको बता दूं, रस विधि को हमने पढ़ा था, लेकिन इन 4-5 पेजेस को पढ़ने के बाद जो सैनिक विधि पर आए और ये वीडियो थोड़ा सा इसमें कोई ऐसी टेक्निकल प्रॉब्लम हुई जिसकी वजह से साफ नहीं दिख रहा था। तो आइए हम वापस पढ़ते हैं। सैनिक विधि, इसका नाम सैनिक विधि इसलिए है, अमेरिका, जैसा कि हम सभी सबको पता है कि अमेरिका समय समय पर अपने सैन्य अभियान विभिन्न देशों में भेजता रहता है। वहाँ आवश्यकता ऐसी होती है कि जब अगले किसी देश में जाए तो वहाँ की भाषा को समझने की एक प्रॉब्लम इसलिए खड़ी हो जाती है क्योंकि मूलभूत आवश्यकता की पूर्ति के लिए जो सैनिक होते हैं उन्हें बाज़ार से आटा खरीदना पड़ता है, तेल खरीदना पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में आटा को वहाँ क्या कहते हैं, तेल को वहाँ क्या कहते हैं, उन ऐसे कुछ शब्दों को रटा दिया जाता है जो मात्र 150 शब्द थे। ऐसा अमेरिका ने अपने सैनिकों के साथ किया। फॉर एग्जाम्पल, यदि वो जापान में जाते हैं और यदि उन्हें आटा खरीदना है तो वो बाज़ार में जाकर क्या कहेंगे, जापानी जो दुकानदार होंगे, जो व्यापारी होंगे, वो उसकी भाषा को, अमेरिका वाली भाषा को नहीं समझेंगे। ऐसे में उन्हें बताया जाएगा कि आप जापान में जा रहे हो, जापान में आटा को अटोन बोलते हैं, तेल को तिलोन कहते हैं, तो वहाँ आपको इस तरह से शब्दों को यूज करना होगा। इसके लिए उन्हें टेप रिकॉर्डर की सहायता से आटा, अटोन, तेल, तिलोन इस तरह से, या फिर अध्यापक कागज़ में लिख करके या फिर वो बोल करके बताता और उन्हें कुछ इस तरह के शब्दों को रटाता है। ऐसा एक विद्यालय में आवश्यकता क्यों पड़ती है? वो विद्यालय में तब आवश्यकता पड़ती है, फॉर एग्जाम्पल, यदि शैक्षिक भ्रमण पर आप बंगाल ले जा रहे हैं अपने बच्चों को, हो सकता है वहाँ बच्चे गुम हो जाएं, कोई बच्चा आपसे बिछुड़ जाए, तो उसे कम से कम बंगाल की भाषा में इतना तो कम से कम रटा करके यहाँ से भेजें कि मुझे भूख लगी है, मुझे प्यास लगी है, मैं राजस्थान से हूँ, मैं इस ज़िले से हूँ। इस तरह की कुछ अपने काम चलाऊ उन शब्दों को बंगाल की भाषा में वो प्रयुक्त कर सके। इसके लिए इस विधि का जन्म हुआ। चूँकि इसका सर्वप्रथम सैनिकों पर इसका प्रयोग किया गया, इसलिए इस भाषा को इस विधि को सैनिक विधि के नाम से जाना जाता है। आइए समझते हैं, तथ्य पढ़ते हैं। इस विधि का उपयोग द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सर्वप्रथम अमेरिका में किया गया था। अमेरिकी सैनिकों को विशेष प्रशिक्षण देकर जिस जगह वह सैन्य अभियान में गए हुए थे, उस क्षेत्र के कुछ शब्दों को सिखाकर उनको प्रशिक्षित किया गया। और जिसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था कि वहाँ रहने वाले सैनिक जितने समय तक रहेंगे इतने समय तक अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकेंगे, जिसके लिए दिनचर्या में काम आने वाले कुछ शब्दों को उन्हें रटाया जाता है। नंबर एक बात ये रटने पर बल देती है। दूसरी बात, सैनिक विधि का प्रयोग इसलिए किया जाता है, पूर्व में ही ये तय होता है कि वहाँ जाकर के आपको ये भाषा बोलनी है। इसका मतलब व्याकरण अनुवाद विधि में तो ऐसा था कि यदि भविष्य में कभी काम पड़े तो आप काम में ले सकते हो, लेकिन यहाँ तो मस्ट है, आप वहाँ जा रहे हो इसलिए आपको सिखाई जा रही है, जो कुछ समय के लिए ही सिखाई जा रही है। तो वो वास्तविक परिस्थिति में बोलने का अवसर उपलब्ध कराने वाली जो विधि है वो सैनिक विधि है। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। प्रत्यक्ष अनुवाद विधि में भी ऐसा ही होता है कि आपको बोलना और सुनना सिखाया जाता है, व्याकरण अनुवाद विधि में लिखना और पढ़ना, लेकिन वो कभी काम आएगी या नहीं आएगी नहीं जानते। लेकिन सैनिक विधि में तय है आपको वहाँ जाना और उस भाषा को काम में लेना है। इसके लिए टेप रिकॉर्डर आदि की सहायता ली जा सकती है। अतः जब प्रश्न पूछा जाता है कि ऐसी कौन सी विधि है जो वास्तविक परिस्थितियों में बोलने का अवसर उपलब्ध करवाती है, जबकि व्याकरण अनुवाद विधि में बालक सीखकर वास्तविक परिस्थितियों में नहीं बोल पाता है, जबकि इस विधि से उन्हें शब्दों का ज्ञान इसलिए करवाया जाता है क्योंकि उनके सामने ऐसी परिस्थिति आने वाली है जहां उन्हें जाना है। तो ये सैनिक विधि की विशेषता है। यदि शैक्षिक भ्रमण पर अध्यापक अपने विद्यार्थियों को दूर किसी ऐसे स्थान पर ले जा रहा है जहां बच्चे उस क्षेत्र की भाषा नहीं समझ रहे,
तो उस क्षेत्र में बोले जाने वाले शब्दों को अध्यापक इसलिए सिखाता है ताकि उन्हें किसी विशेष आशंका के चलते, अर्थात यदि विद्यार्थी वहाँ बिछड़ जाए तो उस क्षेत्र के कुछ शब्दों को बोलकर संप्रेषण कर पाते हैं। सर्वप्रथम सैनिकों पर इसका प्रयोग किए जाने के कारण इसे सैनिक विधि कहा जाता है। तो सर्वप्रथम सैनिकों पर इसका प्रयोग किया गया, इसीलिए इसका नाम सैनिक विधि है। यह बड़े स्तर के लिए उपयोगी है क्योंकि छोटे स्तर के बालक इस तरह से रट करके और उसे वास्तविक परिस्थिति में नहीं बोल पाएंगे। अर्थात इसमें ऐसी कौन सा जो उद्देश्य है वो सर्वाधिक प्रयुक्त होता है, तो वो है ज्ञानोपयोग। अपने ज्ञान का उपयोग आपको करना ही करना है। नेक्स्ट है व्याकरण अनुवाद विधि। व्याकरण अनुवाद विधि हमने प्रत्यक्ष विधि में पढ़ा था कि उसकी इकाई वाक्य होती है और प्रत्यक्ष विधि में पूरी वस्तु को दिखाया जाता है। वो चित्र रूप में हो सकती है, वास्तविक हो सकती है, मॉडल या प्रतिमान हो सकता है। इसे शास्त्रीय विधि, भंडारकर विधि भी कहा जाता है। शास्त्रीय विधि इसलिए क्योंकि ये भाषा शास्त्र अर्थात व्याकरण शास्त्र को सिखाने के लिए इसका उपयोग होता है, इसलिए इसे शास्त्रीय विधि कहते हैं। भंडारकर विधि इसलिए इसे कहते हैं कि भारत में सर्वप्रथम इस विधि का प्रयोग संस्कृत भाषा के अनुवाद के लिए श्री रामकृष्ण भंडारकर द्वारा किया गया, इसलिए इसे भंडारकर विधि भी कहते हैं। यह प्राचीन विधि है जो अनुवाद के सिद्धांत पर काम करती है। क्या अंतर होता है प्रत्यक्ष विधि और इसमें, यहाँ समझें। अध्यापक द्वारा बताए गए नियमों को याद करवाकर अनुवाद के माध्यम से दूसरी भाषा सिखाई जाती है। राम इज़ गोइंग टू मार्केट और उसका अनुवाद करवाया जाता है कि सबसे पहले आपको सब्जेक्ट को लिखना है, फिर आपको जो अदर वर्ड है ये लिखना है, इसकी हिंदी लिखनी है, फिर आपको जो मेन वर्ब है उसकी हिंदी लिखनी है, फिर आपको हेल्पिंग वर्ब की हिंदी लिखनी है। इस तरह से इसका टुकड़े करके एक सेंटेंस का प्रत्येक वर्ड को बताया जाता है। इसलिए इस विधि के अंदर वाक्य का ढांचा बता करके स्ट्रक्चर, सेंटेंस का स्ट्रक्चर बताया जाता है और इस प्रत्येक शब्द को समझाया जाता है। इसलिए इसकी इकाई व्याकरण अनुवाद की यूनिट जो है अर्थात इकाई जो है वो शब्द है, जबकि प्रत्यक्ष विधि में इस तरह से स्ट्रक्चर नहीं बताया जाता, इसलिए उसकी इकाई वाक्य है। राम सब्जेक्ट है, इज हेल्पिंग वर्ब है, गो मेन वर्ब है, इस तरह से इसमें बताया जाता है। इस तरह इस विधि में वाक्य का ढांचा बताया जाता है, जबकि प्रत्यक्ष विधि में वाक्य का ढांचा नहीं बताया जाता। ये अंतर होता है दोनों में। इस विधि से बहुत बड़े समूह को त्वरित गति से सिखाया जा सकता है। बहुत बड़ा समूह और त्वरित गति से, ध्यान रखना, जहाँ नियम बताए जाते हैं वहाँ रटने पर बल होगा। सैनिक विधि में भी रटने पर बल होता है, लेकिन वो वास्तविक परिस्थिति में बोलने का अवसर उपलब्ध कराती है। प्रत्यक्ष विधि में पूरा सेंटेंस बोला जाता है, मातृभाषा का प्रयोग ही वर्जित होता है, जबकि सैनिक विधि में मातृभाषा और दूसरी भाषा सिखाई जाती है। और व्याकरण अनुवाद विधि के अंदर भी अनुवाद होता है, लेकिन पूरे सेंटेंस का होता है, जो त्वरित गति से इसको सिखाया जा सकता है। याद रखने व रटने पर बल होने के कारण मनोवैज्ञानिक विधि है। जहाँ रटने पर, ये पूर्व में हम बातें कर चुके हैं, जो रटने पर जहाँ बल होता है वहाँ ज्ञान त्वरित गति से होता है, लेकिन ऐसा ज्ञान अस्थायी होता है और ऐसी विधि मनोवैज्ञानिक होती है। इस तरह की सभी ये बातें एक दूसरे की पूरक है। नेक्स्ट, इसीलिए जिन्होंने पहला वीडियो नहीं देखा वो ज़रूर देखें। ये तीसरा वीडियो है। प्राप्त ज्ञान अस्थायी होता है, पढ़ना और लिखना इस उद्देश्य की प्राप्ति होती है, परंतु बोलना व सुनना उपेक्षित रह जाता है। जिस तरह से प्रत्यक्ष विधि में बोलना और सुनना तो होता है, लेकिन लिखना और पढ़ना नहीं होता। इंग्लिश बोलना सिखाना है, प्रत्यक्ष विधि काम में लें। यदि अनुवाद करते हुए पढ़ना और लिखना सिखाना है, व्याकरण अनुवाद विधि काम में लें। जिस तरह से, जिस विधि से हमने अंग्रेजी पढ़ी थी वो व्याकरण ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड विधि थी, इसीलिए हम आज तक इस विधि से पढ़ने के बावजूद इंग्लिश बोलना नहीं सीखे, क्योंकि यहाँ केवल पढ़ना और लिखना, टेंसेज को रट करके पाठ्यक्रम की गति तेज होती है। नेक्स्ट, द्विभाषी विधि, बाइलिंगुअल मेथड जो इंग्लिश में होता है। प्रत्यक्ष विधि डायरेक्ट मेथड, द्विभाषी विधि बाइलिंगुअल मेथड, व्याकरण अनुवाद विधि ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड। प्रत्यक्ष व व्याकरण अनुवाद विधि का मिश्रित रूप द्विभाषी विधि है।
ये दोनों के दोषों को दूर करने वाली। प्रत्येक शब्द का अनुवाद तो नहीं होता, परंतु बालक द्वारा न समझे जाने वाले शब्दों को अध्यापक मातृभाषा में बोलता है। जैसे अगर अध्यापक ने जिस तरह से प्रत्यक्ष विधि में कहा दिस इज़ ए फैन, अगर वहाँ प्रत्यक्ष विधि में बालक फैन का अर्थ नहीं समझा तो उसे चित्र आदि दिखा करके बताया जाता है, या वास्तविक पंखे की तरफ इशारा करके। व्याकरण अनुवाद विधि में प्रत्येक शब्द को अनुवाद करके बताया जाता है। दिस यानी यह, इज यानी है, फैन यानी पंखा। लेकिन वहाँ क्या होता है, वहाँ केवल वो पढ़ना और लिखना सीख जाता है, बोलना नहीं सीखता, क्योंकि वो अनुवाद के चक्कर में रह जाता है। द्विभाषी विधि जिस शब्द को नहीं सीखा जाता, क्योंकि बिना मातृभाषा के बालक में अच्छी तरह से संप्रेषण नहीं होता है, ये प्रत्यक्ष विधि का दोष है। पूरी तरह से अनुवाद करने पर बालक को रटना होता है, इसलिए वो व्यावहारिक रूप में उसको काम में नहीं ले सकता। द्विभाषी विधि ऐसी विधि है जहाँ अध्यापक इस तरह से बोल करके बता देता है दिस इज ए फैन, ये दिस इज ए पंखा। अगर वो फैन का अर्थ नहीं समझा तो इशारा करके कह देगा पंखा। तो अध्यापक मातृभाषा में ऐसे शब्द को बोलता है। तो ये विधि छोटे स्तर के लिए उपयोगी है, बड़े स्तर के लिए उपयोगी नहीं है। इस तरह से प्रयोग करना छोटे स्तर के लिए संगत होता है। यह विधि छोटे स्तर के लिए उपयोगी है। मातृभाषा का प्रयोग संयमित होता है, बोलने सुनने पर बल, परंतु पढ़ने लिखने की उपेक्षा होती है। इसमें पढ़ने और लिखने की उपेक्षा हो जाती है, बोलना और सुनना इतना ही होता है। यह मनोवैज्ञानिक विधि है, क्योंकि बालक जो ही मातृभाषा का प्रयोग होता है वो रुचि लेकर के उसको सुनते हैं। सीखने की गति धीमी होती है, जो ही मनोवैज्ञानिक होगी सीखने की गति धीमी होगी, परंतु प्राप्त ज्ञान स्थायी होगा। इस तरह से द्विभाषी विधि एक छोटी विधि, लेकिन इसमें ये जो बातें हैं वो महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट देखते हैं इकाई योजना। सर्वप्रथम इस बात को समझे कि इकाई एक तरह से पाठ है। यदि आपको संधि पढ़ानी है, आप टीचर हो और आपको किसी कक्षा के अंदर संधि का ज्ञान करवाना है, आपको लगेगा कि मैं स्वर संधि एक साथ पढ़ा सकता हूँ, विसर्ग को एक साथ, व्यंजन को एक साथ। इस तरह से आपने 3 टुकड़ों में उसे बांट लिया। या आपको लगता है कि स्वर संधि में विस्तार से बताऊंगा तो प्रत्येक एक एक संधि को, स्वर संधि के जो 5 भेद हैं वो 5 क्लास में पढ़ाऊंगा। इस तरह से आपके पास 5, व्यंजन 6 और विसर्ग 7 क्लास हो गई। आपने संधि के प्रकरण को 7 यूनिट में बांट लिया, अर्थात 7 इकाई में बांट लिया। तो इसे पाठ भी कह सकते हैं, पाठ योजना, और यही इकाई योजना है। यदि अध्यापक एक पाठ को पढ़ाता है, इसका तात्पर्य है कि पाठ्यक्रम की किसी एक इकाई को पढ़ा रहा है, अतः पाठ योजना को ही इकाई योजना कहते हैं। इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण बात, इसे पाठ योजना भी कहा जा सकता है। हेनरी मॉरिसन जो विद्वान थे, हेनरी मॉरिसन द्वारा 1956 में इस विधि का प्रवर्तन किया गया। इकाई रुचि पर आधारित विषय का वह बड़ा उपविभाग है जिसे पाठ कहा जाता है। इस सेंटेंस को इतना धीमा इसलिए बोला, ये एज इट इज आता है, इकाई किसे कहते हैं, और ऑप्शन में ये आएगा रुचि पर आधारित विषय का वह बड़ा उपविभाग जिसे पाठ कहा जाता है। रिस्क महोदय ने इस विधि के 3 सोपान बताए हैं। यद्यपि मॉरिसन वाला अधिक इम्पोर्टेंट है, लेकिन रिस्क विधि जो रिस्क महोदय है उसके 3 सोपान भी पूछे जा सकते हैं। इकाई की प्रस्तावना, बालकों में विषय वस्तु के प्रति रुचि उत्पन्न करने हेतु इकाई अर्थात पाठ की प्रस्तावना तैयार की जाती है। आपको जो पाठ पढ़ाना है उससे पूर्व ज्ञान को परखने के लिए, यद्यपि प्रस्तावना का ध्यान रखना है, इसका संबंध होता है पूर्व ज्ञान से। बालकों को कितना पूर्व ज्ञान है ये जानने के लिए प्रस्तावना का निर्माण किया जाता है, और बालक जहाँ तक उनको समस्या नहीं आती है पाठ शुरू नहीं हो पाता। जो ही वो किसी प्रश्न में फंसते हैं, उन्हें नहीं आता, वहीं से अध्यापक का शिक्षण प्रारंभ होता है। लेकिन प्रस्तावना में पूर्व ज्ञान को चेक करने के साथ साथ वो अगले पाठ को पढ़ने के लिए तत्पर हो जाएं, उसमें रुचि दिखाएं कि हाँ सर ये तो हमें नहीं पता, आप बताएं, ये यहाँ ये बातें तो हमें नहीं पता। तो वहीं से उसका शिक्षण प्रारंभ होता है। तो ये रुचि जागृत करने के लिए होती है। इकाई का विकास, तो प्रश्न पूछा जा सकता है रिस्क महोदय का जो 3 सोपान, जिसमें से पहला सोपान इकाई की प्रस्तावना जो रुचि जागृत करने के लिए होती है। विकास, अध्यापक द्वारा व्याख्यान करते हुए, महत्वपूर्ण बात, इकाई का विकास जिसका संबंध व्याख्यान से है। अध्यापक कथन, आपने पाठ योजना सभी लोगों ने बनाई है बीएड एसटीसी के दौरान, तो उसमें जो अध्यापक कथन होता है, जो 4 या 5 वो कथन बोलता है, वो एक तरह से व्याख्यान है। तो इकाई का विकास, पाठ का विकास जो होता है वो अध्यापक कथन के माध्यम से होता है। बालकों को विषय वस्तु को आत्मसात करने का अवसर उपलब्ध करवाया जाता है,
ये इकाई का विकास है। और ये आत्मसात जो है वो किसके माध्यम से होगा? व्याख्यान के माध्यम से। और इकाई की पूर्ति जहाँ उपचारात्मक कार्य करते हुए अध्यापक इकाई की पूर्ति करता है, जिसमें वो कारण जानेगा कि बच्चे के कितना समझ में आया, अगर नहीं आया तो क्यों नहीं आया, और उसको वापस किस तरह से समझाया जा सकता है। मोरिसन द्वारा बताए गए 5 सोपान, ये अधिक इम्पोर्टेंट है, जो इकाई योजना के प्रवर्तक हैं। इन्होंने 5 जो सोपान बताए वो बताए हैं पूपर आसवा। पूपर आसवा, मोरिसन पूपर आसवा। पू का अर्थ है पूर्व ज्ञान की खोज, प्रे का अर्थ है प्रस्तुतिकरण, आकार है आत्मीकरण, सैकार्थ संगठन, वाकार्थ वाचन। इस तरह से पूपर आसवा। पूर्व ज्ञान की खोज जो प्रस्तावना के माध्यम से होती है, प्रस्तुतिकरण व्याख्यान होता है, आत्मीकरण यहाँ बच्चे सीखते हैं, जो ही उनके समझ में आ गया अब वो उसको लिखेंगे, इसे संगठन कहा जाता है। और लिखे हुए का वापस अपने शब्दों में वो वाचन करेंगे, वो आदर्श वाचन था वास्तविक वाचन, ये वापस वाचन होता है। ये इकाई का अंतिम सोपान है। इस विधि के निम्न लाभ अथवा विशेषताएं हैं। योजना बनाने का गुण विकसित होता है। किस तरह से पाठ को टीचर के द्वारा प्रेजेंट किया गया, इस तरह से योजना बना करके कल को हो सकता है वो एक अच्छा बिजनेसमैन बने, उसे पता होना चाहिए जब वो जो ही बिजनेस करेगा तो वो किस तरह से अपने टीम को संगठित करेगा, कहाँ ऑफिस खोलेगा, किस तरह से वो सभी में काम जो है वो डिवाइड करेगा। ये इस तरह की योजना बनाने का गुण उसमें योजना, इकाई योजना के माध्यम से, कि किस एक पाठ को सिखाने के लिए, संधि चैप्टर को सिखाने के लिए एक पाठ अध्यापक ने प्रेजेंट किया, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, इसी तरह से वो टुकड़ों के अंदर अपने काम को करेगा। स्वाध्याय की आदत भी बनती है, वातावरण के प्रति सामंजस्य बनाना सीखते हैं, और विषय के प्रति रुचि व क्रियाशीलता इससे बढ़ती है। तो ये इकाई योजना के विशेषताएं, जो अधिक इम्पोर्टेंट होगा उस पर अधिक समय खर्च करके मैं आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। समय अधिक लगता है, ये इसका दोष है। आपने बीएड एसटीसी के दौरान ये महसूस किया होगा कि यदि पाठ को इस तरह से पढ़ाया जाए तो 1 साल में पाठ्यक्रम संभव नहीं है, और न ही इसका समय निश्चित है। कहीं ऐसा लिखा हुआ नहीं रहता है कि स्वर संधि सिखाते समय दीर्घ संधि में 35 मिनट खर्च होने चाहिए, या 75 मिनट होने चाहिए, या 2 घंटे होने चाहिए। तो इसका कोई समय निश्चित नहीं होता। सौंदर्य भावना का विकास नहीं हो पाता, केवल रटने में उसमें लग जाते हैं बच्चे। सभी विषयों में ये विधि कारगर नहीं होती। जो समझने वाले चैप्टर होते हैं वहाँ ये विधि काम नहीं करती है, और रटने की प्रवृत्ति बढ़ती है। ये कुछ प्रश्न, जिन संधियों को आपके पास समय जो है, जिस तरह से एक निश्चित समय है, तो उसको मद्देनज़र रखते हुए अभी जो चैप्टर हमने पढ़ा था उससे संबंधित किस तरह के प्रश्न आ सकते हैं। रसास्वादन विधि आधारित है, ये इससे ठीक पहले वाले वीडियो में हमने पढ़ा था। जो पद्य में काम आती है ऐसी कविता जिसका उद्देश्य केवल क्या होता है, अर्थ बताना कतई नहीं होता, वहाँ उद्देश्य होता है उसमें छिपे या उसमें निहित रस का भान करवाना। बच्चे समझ सकें कि जोशपूर्ण कविता किस तरह की होती है, करुणाजनक जो कविता है वो किस तरह की होती है। अगर बहुत करुण रस से ओतप्रोत कविता है तो बच्चों को उस तरह से फील होना चाहिए, उनके हृदय में वो एक टीस, एक दर्द पैदा होना चाहिए, ताकि वो दर्द को समझ सके, ताकि वो अपने परिजनों, अपने मित्रों, रिश्तेदार या अपने सगे संबंधियों, अपने देश के प्रति उनके भावना अपने मन में जगे, देश की पीड़ा को वो अपनी पीड़ा समझे, देश के सुख को या देश में होने वाले किसी भी उत्साहजनक किसी बात को समझते हुए उस समय वो उत्साहित हों, उस समय वो सुखी हों। देश दुखी है तो वो दुखी हों, इसलिए ये रस उद्देश्य होता है रसास्वादन विधि के अंदर। नेक्स्ट प्रश्न, कविता शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य क्या है? कविता शिक्षण का पिछले प्रश्न से जुड़ा हुआ कि कविता शिक्षण का उद्देश्य न तो शब्दार्थ बोध होता है, न मनोरंजन होता है, न मापन क्षमता होती है। इसका उद्देश्य होता है भावानुभावन, भावों की अनुभूति करना वो सीखे। नेक्स्ट प्रश्न, प्रस्तावना का मूल आधार होता है। शिक्षण विधि के आज के इस वीडियो के दौरान अभी हमने देखा था कि प्रस्तावना का मूल आधार क्या होता है, पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान की परख करना ही प्रस्तावना का मूल आधार होता है।
इसीलिए प्रस्तावना तैयार की जाती है। नेक्स्ट, कविता शिक्षण की विधि नहीं है। रसास्वादन विधि कविता शिक्षण की विधि है। गीत और अभिनय के माध्यम से कविता को पढ़ाया जा सकता है। व्याख्या विधि को कविता के माध्यम से पढ़ाया जा सकता है। अनुकरण कविता के लिए कभी नहीं हो सकती। अनुकरण लेखन के लिए हो सकता है। रचना अर्थात प्रार्थना पत्र, निबंध आदि सिखाने के लिए हो सकता है, लेकिन अनुकरण विधि जो है वो कविता शिक्षण के लिए नहीं हो सकता। वह कौन सा वाचन है जो गद्य में प्रयुक्त होता है? जो गद्य में प्रयुक्त होता है लेकिन पद्य में नहीं। कविता का वाचन कभी भी मौन वाचन नहीं होना चाहिए, क्योंकि मौन वाचन का उद्देश्य जो होता है वो होता है अर्थ ग्रहण के लिए, और कविता अर्थ ग्रहण के लिए नहीं होती है। अर्थ ग्रहण सिखाने के लिए गद्य होता है, पद्य नहीं। अगर अर्थ ग्रहण करना ही सिखाना आपको तो गद्य का कोई पाठ उन्हें दे और मौन वाचन करवाएं। तो गद्य के अंदर आदर्श वाचन होता है, पद्य में भी होता है, समवेत वाचन गद्य और पद्य दोनों में होता है, अनुकरण वाचन गद्य और पद्य दोनों में होता है, लेकिन मौन वाचन नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, इकाई पाठ योजना के प्रवर्तक कौन है? तो इकाई पाठ योजना के प्रवर्तक है मोरिसन, जिन्होंने 5 सोपान बताए थे। कौन से? पुप्र आस्वा। इनको आप याद रखें। नेक्स्ट, अध्यापक का उच्चारण होना चाहिए। छोटा सा प्रश्न है लेकिन परीक्षा में बहुत बड़ा बन जाता है। स्पष्ट होना चाहिए या शुद्ध होना चाहिए या प्रभावी होना चाहिए, सरल होना चाहिए। होना तो चारों ही चाहिए, लेकिन इन चारों में से यदि हमें छांटना हो, चयन करना हो, तो अध्यापक का उच्चारण तो स्पष्ट भी होना चाहिए, प्रभावी भी होना चाहिए, सरल भी होना चाहिए, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण उसका उच्चारण शुद्ध होना चाहिए। उसका उच्चारण गलत नहीं होना चाहिए, वरना अर्थ बदल जाएगा। कविता का मुख्य लक्षण है शब्द भंडार में वृद्धि करना, कविता का सरलार्थ बताना, उच्चारण दोषों को सुधारना, या भाव व रसानुभूति करना। तो ये भाव व था, यहाँ पर है और आ गया, भाव व रसानुभूति करना। शब्द भंडार में वृद्धि करने के लिए गद्य, जितना निबंध, नाटक, एकांकी, उपन्यास, संस्मरण, रिपोर्टाज पढ़ेंगे पढ़ाएंगे, उनके शब्द भंडार में वृद्धि होगी। कविता का ये बात नहीं है कि कविता पढ़ने से शब्द भंडार में वृद्धि नहीं होती, लेकिन जितना गद्य में होगी उतना नहीं। कविता का सरलार्थ बताना कविता पढ़ाने का उद्देश्य नहीं होता। उच्चारण दोषों को सुधारना, उच्चारण दोष को सुधार करने के लिए उनको गद्य में आप स्वयं वाचन करके बताएं, लेकिन भाव व रसानुभूति ये गद्य के माध्यम से नहीं हो सकती, ये केवल पद्य के माध्यम से हो सकती है, ये केवल कविता के माध्यम से हो सकती है। इसलिए कविता का मुख्य लक्षण ये होना चाहिए। जब कविता ऐसी हो जिसकी भाषा बहुत जटिल होती है, तो उसकी व्याख्या करके उसका हिंदी अर्थ हमें बताना पड़ता है, वो हमारी मजबूरी है, लेकिन उसका अर्थ बताना उद्देश्य नहीं होता कविता का। भाव व रसानुभूति करना ये उसका उद्देश्य है। द्विभाषी विधि का प्रयोग उपयोगी है। प्राथमिक कक्षा, माध्यमिक कक्षा, उच्च कक्षा, नर्सरी कक्षा। तो सीधी सी बात है, द्विभाषी विधि जहाँ बाइलिंगुअल 2 भाषाओं में बोलना, ये उच्च कक्षा के लिए है। जब ऑप्शन माध्यमिक कक्षा हो और उच्च कक्षा नहीं हो तो माध्यमिक कर देते हैं हम, लेकिन जब माध्यमिक भी है, उच्च कक्षा भी लिखा हुआ है, इसका मतलब उच्च कक्षाओं के अंदर ये उत्तर करना है हमें। द्विभाषी विधि का प्रयोग किया जाना चाहिए। छोटे बच्चे द्विभाषी विधि का प्रयोग नहीं कर पाएंगे। अनुकरण विधि किस स्तर के लिए उपयुक्त है? प्राथमिक स्तर, माध्यमिक स्तर, उच्च स्तर, सभी स्तर। तो अनुकरण विधि ऐसी स्थिति में हमें केवल प्राथमिक स्तर करना है। कारण क्या है? अनुकरण विधि, अनुकरण 3 तरह से होता है। एक तो स्वतंत्र अनुकरण होता है, एक रूपरेखा अनुकरण होता है, और एक रचना अनुकरण होता है। तो यदि आप बड़े स्तर को, उच्च स्तर को आपको रचना शिक्षण सिखाया जाए, सिखाना हो तो स्वतंत्र सिखाएं कि आओ दीपावली का निबंध कैसे लिखना है, होली का निबंध कैसे लिखना है, हम आपको सिखाते हैं। लेकिन दीपावली के माध्यम से होली पर पहुंचने का जो है वो प्राथमिक स्तर के लिए होना चाहिए। जिस तरह से उनको इंग्लिश में हम इस पैटर्न पर चले हैं, माई फ्रेंड इसकी जगह माई फादर, तो फ्रेंड के स्थान पर फादर लिखते हुए उसका प्रयोग करना। व्याकरण की शिक्षा का आरंभ करना चाहिए बालक के स्कूल आने पर
वाचन पर अधिकार होने पर, भाषा पर अधिकार होने पर और लेखन पर अधिकार होने पर। तो व्याकरण का आरंभ तब करना चाहिए जब बालक पूरी तरह से बोलना सीख जाए। तो भाषा पर यदि उसका बोलना, लिखना, पढ़ना यदि वो सीख गया, अब व्याकरण आरंभ करें। तो व्याकरण की शिक्षा का आरंभ जब भाषा पर अधिकार हो जाए उसके पश्चात किया जाना चाहिए, इससे पूर्व नहीं, वरना वो व्याकरण में उलझ जाएगा। जिस तरह से इंग्लिश में हमने ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड का प्रयोग करते हुए इंग्लिश को पढ़ना शुरू किया और हम आज तक इंग्लिश बोलना नहीं सीखे, उसी तरह से फिर वो हिंदी या अपनी मातृभाषा भी नहीं सीख पाएगा यदि उसे व्याकरण में उलझा दिया जाए। हम हिंदी बोलते हैं, मारवाड़ी बोलते हैं, हमने कब ध्यान रखा कि पहले कर्ता बोलना है, फिर ये बोलना है, फिर ये बोलना है। तो व्यावहारिक जब भाषा पर अधिकार हो जाता है उसके पश्चात व्याकरण का ज्ञान दिया जाना चाहिए। आज की वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। जो नए लोग हैं सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, कमेंट करके ज़रूर बताएं आप किस तरह से चाहते हैं, आपको कितना समझ आ रहा है। और लगभग 10 या 12 दिन में अर्थात 20 या 22 वीडियो के अंदर संपूर्ण शिक्षण विधियों को समाहित कर सकने वाले इस क्लास से आपको लाभ पहुंचाने के लिए मेरा पूरी तरह से प्रयास रहेगा। धन्यवाद।